आज का टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट है और सभी बच्चों से एक ही चीज़ कहना है कि आप लोग ये टॉपिक का वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, उसकी आपको अटेंडेंस देना अनिवार्य है। आप जो भी यूट्यूब पे जा रहे हैं आप उसके कमेंट में अपना क्लास, सेक्शन, रोल नंबर मेंशन कर दें, या आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी। इससे ये मालूम पड़ेगा कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस कोविड-19 के पैंडेमिक में ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो आप ही के लिए बनाया जा रहा है। मैट्रिक्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा और क्यों पढ़ा था, मैट्रिक्स के बारे में ये बोला गया था कि 2 वेरिएबल वाले इक्वेशंस और 3 वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सॉल्व करना आसान है। जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाते हैं तब हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तब ये एक ट्रिक देखा गया, बनाया गया। मैट्रिक्स मेथड से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। लेकिन जब पिछले चैप्टर में आपको स्टार्ट किया गया था मैट्रिक्स के बारे में, तो बताया गया था मैट्रिक्स का रियल यूज़ क्या है। प्राइमरी यूज़ वही था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। अभी हम लोग जो है ये देखेंगे कि इक्वेशन को मैट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, सिंपल है। लेफ्ट साइड को एक मैट्रिक्स में डाल दीजिए, राइट साइड को दूसरे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए सिंबल मालूम है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, a1x प्लस b1y फर्स्ट इक्वेशन का जो टर्म था उसे फर्स्ट रो बना दिया। ऐसे a2x प्लस b2y सेकेंड इक्वेशन का टर्म था उसको वो बना दिया c1 c2। इसको हम राइट कर देते हैं, मैट्रिक्स में क्लोज कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे आप देखें जो a1x प्लस b1y है वो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड है। वो लेफ्ट साइड का जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो बन चुका है, और a2x प्लस b2y जो है वो सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड है। वो लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स का सेकेंड रो बन चुका है। इस तरीके से लेफ्ट साइड का जो मैट्रिक्स है वो 1/2 ऑर्डर का बन गया, और राइट साइड का मैट्रिक्स भी 1/2 ऑर्डर का बन गया। अब a1x प्लस b1y एंड a2x प्लस b2y इस मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a1 b1 a2 b2। एक मैट्रिक्स बन गया, और दूसरा बन गया x एंड y, ये दूसरा राइट साइड में c1 c2। a1 b1 a2 b2 जो है दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एंड xy जो है दिस इज कॉल्ड वेरिएबल मैट्रिक्स, और जो राइट साइड में c1 c2 है दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स का a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y इस मैट्रिक्स को हमने दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। सही लिखा है गलत लिखा है उसको हम चेक कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट रो को a1 b1 को x एंड y जो फर्स्ट कॉलम है इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको चेक हो जाएगा कि मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में प्रॉपर वे में लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। फिलहाल गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो है मैट्रिक्स वे में कन्वर्ट करने वाला जो रिलेशनशिप आता है दैट इज़ नोन एज अ मैट्रिक्स इक्वेशन। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है 10th क्लास में हमने पढ़ा था, इसका आंसर होगा या नहीं होगा इसकी कंडीशंस दी थी कि अगर हम a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 लिखें, अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल है तो आप बताइए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आंसर होगा या नहीं होगा। यस, इनफाइनाइट आंसर की कंडीशन थी। इसी तरीके से a1/a2 b1/b2 c1/c2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किसकी कंडीशन है? आप तो 11 भी कर चुके हैं।
जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तब उन लीनियर इक्वेशंस का आंसर नहीं आता, ये उसकी कंडीशन है, इट मीन्स नो सोल्यूशन। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन हमारे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कंडीशन किसके लिए है? ये कंडीशन आप सोचिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कंडीशन क्या होगी। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं a1b2 नॉट इक्वल टू a2b1, राइट साइड वाले टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें तो a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान करिए, ये कंडीशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए 10th क्लास में गिवन थी कि जब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये उसकी कंडीशन है। अब a1b2 माइनस a2b1 को यहाँ पे डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है। a1 a2 b1 b2 लिखने का तरीका लगभग मैट्रिक्स जैसा है, लेकिन मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट होता है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे बोथ साइड एक वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ कर दी जाती है एंड दिस इज नोन एज अ डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। और कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स? ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स a1 b1 a2 b2 बना था, अगर ये मैट्रिक्स A हो तो दिस इज अ डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A। अब डेफिनेशन क्या होगी डिटरमिनेंट की, ये तो हमें मालूम पड़ गया। डिटरमिनेंट का यूज़ क्या है? डिटरमिनेंट का एक तरीके से यूज़ देखा जाए तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आंसर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसको पहले से बताने में इनफाइनाइट आंसर होगा, नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक आंसर होगा, उसको फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट का यूज़ होता है। तो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन जो बनेगी कि वो ये बनेगी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विथ अ रियल नंबर। अगर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स रियल नंबर हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू रियल नंबर आएगी। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू रियल नंबर भी आ सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकती है। लेकिन जो डेफिनेशन आपको लिखा जाएगा वो यही लिखा जाएगा कि दिस इज़ अ यूनिक वैल्यू which can be associated, which is associated with the matrix, square matrix हम ये कहें तो। अब 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट अगर हमें फाइंड करना है वो तो हम निकाल सकते हैं। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है a1 a2 b1 b2 और इसका हमें डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखेंगे। जो स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल है उसे हटा के दो वर्टिकल लाइन कर देंगे और लिख देंगे a1 a2 b1 b2। रोज़ वही रहेंगे। अब डिटरमिनेंट के रोज़ हो गए a1 a2 फर्स्ट रो और डिटरमिनेंट का सेकंड रो हो गया b1 b2। फर्स्ट कॉलम a1 b1, सेकंड कॉलम a2 b2। मैट्रिक्स स्क्वायर है उसको बोलते हैं 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के लिए बोलेंगे दिस इज़ अ 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट। और जो इसकी वैल्यू है सबसे पहले हम a1 b2 ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे एंड देन आफ्टर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जिसको कि हम रिवर्स डायगोनल बोलते हैं, रिवर्स डायगोनल में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं b1 a2 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। सो दिस डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी a1 b2 माइनस b1 a2। जो रिवर्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट। a1 b2 माइनस a2 b1 कोई भी हमने सिंबॉलिक फॉर्म में
डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा था। अब ये तो था सिंबॉलिक फॉर्म में, और हमने उसको नंबर फॉर्म में जब कन्वर्ट किया करेंगे, किसी डिटरमिनेंट को टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट को नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो A1 B2 जो कि डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट और B2 A1 रिवर्स डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, उसके बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। एग्जाम्पल हमारे सामने है कि कोई मैट्रिक्स आप 1 2 3 4 हमने मैट्रिक्स ले लिया और कह दिया कि फाइंड इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू, या इसका डिटरमिनेंट आप फाइंड करिए, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। कैसे फाइंड करना है? जो मैट्रिक्स का सिंबल है, कैपिटल लेटर्स ABCD होते हैं, उसके दोनों तरफ आप वर्टिकल लाइंस लगा दीजिए। दिस बिकम द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का सिंबल। और ऐसे ही राइट साइड में जो मैट्रिक्स का सिंबल है, स्क्वायर ब्रैकेट जगह पे वर्टिकल लाइन कर दिया आपने। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जो है डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस वन इज अ टू ऑर्डर डिटरमिनेंट। डायगोनल एलिमेंट है 1 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 4 माइनस जो रिवर्स डायगोनल एलिमेंट है 2 × 3, और जो भी सिंप्लीफाई होके आता है 4 - 6 = -2। मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, ये रियल नंबर भी होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, या कोई अदर फंक्शन है। डिटरमिनेंट वैल्यू कोई फंक्शन भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। अब हमारे पास ये है कि जो डिटरमिनेंट A है वो आया कहाँ से। जो इक्वेशंस थी, हमने इक्वेशंस में x एंड y, फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट थे, सेकंड इक्वेशन में जो x एंड y के कोफिशिएंट्स थे, उन कोफिशिएंट्स को हमने मैट्रिक्स के अंदर क्लोज कर दिया, और जो मैट्रिक्स बना दैट इज़ नोन एज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। और एक दूसरा मैट्रिक्स बनता है दैट इज़ नोन एज अ वेरिएबल मैट्रिक्स। उसमें इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स आए हैं उसको हमने लिख दिया। और राइट साइड में जो मैट्रिक्स है C1 C2 दैट इज़ अ कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो हमें मैट्रिक्स इक्वेशन मिला। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आंसर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू है, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, देन हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आंसर यूनिक होगा, या ये कहें कि वो एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली 3 इक्वेशंस हों 3 वेरिएबल वाले, या 4 वेरिएबल वाले 4 इक्वेशंस हों, उनके आंसर एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो हम वहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल वाले हों, सभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करने वाला जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो आंसर यूनिक आएगा। ये तो 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स हो गए। अब हमें फाइंड करना है कि 2 ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर के अगर डिटरमिनेंट्स हैं तो उसको कैसे फाइंड करें। 2 ऑर्डर का तो ठीक है कि डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालो, माइनस लगाओ, रिवर्स डायगोनल एलिमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको माइनस के बाद लिख दो और फिर कैलकुलेट कर लो, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू आ गया। लेकिन 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, उसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स जानने की ज़रूरत है। उनमें से एक नया टर्म है माइनर। तो हम लोग सबसे पहले माइनर के बारे में हम जानना चाहेंगे, और माइनर से पहले हम चाहते हैं कि एक सिस्टम ऑफ
टू वेरी लीनियर इक्वेशंस, एक एग्जाम्पल ले लो, x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, और हम ये चेक कर लें कि डिटरमिनेंट यहाँ पे किस हद तक हेल्प कर रहा है। ऑफिशिएंट मैट्रिक्स बनाइए 1 2 2 3 और इसको सिंप्लीफाई करिए। 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 2 4 इक्वल टू आंसर आया -1। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक आंसर। अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि माइनर क्या होता है, अब हमें उसके बारे में जानना चाहिए। माइनर जैसा नाम है, माइनर मतलब छोटा, जैसा नाम है कि माइनर, तो माइनर का मतलब छोटा। और माइनर की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो, तो उस समय हमें माइनर की ज़रूरत पड़ती है। तो डिटरमिनेंट को रिड्यूस करके छोटा डिटरमिनेंट जब हम बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड माइनर। उसके नाम में ही छिपा है कि माइनर का मतलब क्या हुआ। डिटरमिनेंट को जब रिड्यूस करके एक छोटा डिटरमिनेंट हम बनाते हैं, बड़ा 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, उसको हमने रिड्यूस किया। रिड्यूस में क्या करते हैं, एक रो और एक कॉलम अगर उसमें से गायब कर दें तो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको मिल जाएगा। तो वो जो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है उसे हम माइनर कहेंगे। ऐसे तो बहुत सारे माइनर बनेंगे। तो चलिए एक डिटरमिनेंट हम 3 ऑर्डर का ले रहे हैं, A B C D E F G H I। इसमें से हम जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम इसमें से डिलीट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, दैट इज A11। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो माइनर आएगा दैट विल बी कॉल्ड माइनर ऑफ A11। तो माइनर ऑफ A11 दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, उसके नीचे 11 लिख दिया आपने। ये जो 11 है, 1 पहला नंबर फॉर रो और जो सेकेंड नंबर 1 है दैट इज़ फॉर कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे। क्यों डिलीट करेंगे, जिस भी एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करना चाहते हैं हम देख लें कि वो एलिमेंट किस रो में है और किस कॉलम में है, बस उसी रो और उसी कॉलम को डिलीट कर दीजिए। और डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डिटरमिनेंट मिलता है आपके पास E F H I, दिस डिटरमिनेंट इज कॉल्ड माइनर ऑफ A11। माइनर ऑफ A11। अब माइनर ऑफ A12 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है आपको, क्योंकि ये बताया गया कि माइनर की डेफिनेशन उसके नाम में ही छिपा हुआ है कि माइनर का मतलब क्या है, किसी भी बड़े डिटरमिनेंट में से रो और कॉलम को रिड्यूस हटाने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है दैट विल बी माइनर। 3 ऑर्डर का है तो आप एक रो एक कॉलम हटा दीजिए, जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा दैट विल बी माइनर। अगर आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाते हैं तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है दैट विल बी D G F I। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाने का मतलब है कि दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ A12, क्योंकि आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाया है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड A12। एग्जाम्पल देख लेते हैं कोई सा कि माइनर कैलकुलेट कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक डिटरमिनेंट है और आपसे कहा जा रहा है कि आप M11 फाइंड करें। M11 में देखेंगे आप जो फर्स्ट नंबर है 1 है, दिस इज़ फॉर रो, और जो सेकंड नंबर दिस इज़ फॉर कॉलम। मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, जो रिमेनिंग डिटरमिनेंट बचेगा 5 6 8 9, दिस इज़ कॉल्ड माइनर ऑफ A11 डिनोटेड बाई कैपिटल M11।
टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करना जानते हैं, 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस रिवर्स डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। सिमिलरली M21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिटरमिनेंट में हम डिलीट कर दें तो आपको मिलेंगे 2, 3, 8, 9, और बिल्कुल जैसे पहले कैलकुलेट करते रहे हैं वैसे ही 2 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 8 ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई, रिड्यूस्ड डिटरमिनेंट की वैल्यू। दिस इज कॉल्ड माइनर। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 4 ऑर्डर का अगर कोई डिटरमिनेंट आपके पास है तब माइनर कैसे निकालेंगे। 1, 2, 3, 4 x, y, z, t, 5, 6, 7, 8 a, b, c, d एक 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब माइनर निकालना है तो माइनर की डेफिनेशन बताया कि एक रो और एक कॉलम आप छोड़ दीजिए, जो रिमेनिंग रिड्यूस डिटरमिनेंट बचेगा दैट विल बी माइनर। फॉर एग्जांपल M11 निकालने का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दीजिए, y, z, p, 6, 7, 8 b, c, d, ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा दैट विल बी डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है कोफैक्टर। कोफैक्टर में भी एक डिटरमिनेंट है, इसमें रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो पोर्शन बचता है दैट इज नोन एज अ कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ A11 विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल A। कैपिटल A के नीचे 11 आप लिख दीजिए या फिर कैपिटल C के नीचे 11 लिख दीजिए। तो दिस इज द सिंबल ऑफ कोफैक्टर। अब C11 की वैल्यू आएगी कैसी, कोफैक्टर ऑफ 11 की वैल्यू आएगी कैसे। जो माइनर 11 है, माइनर ऑफ A11 है, उसको -1 से मल्टीप्लाई करिए और -1 के ऊपर जो एलिमेंट की पोजीशन का सम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का हमको फैक्टर निकाल रहे हैं तो उसको 1 + 1 करके लिखेंगे। तो सिमिलरली इन जनरल डेफिनेशन हो गई कि Aij का कोफैक्टर इक्वल टू डिनोटेड बाय Cij, और Cij इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर i + j इंटू Mij। मतलब जिस भी एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है उसके माइनर की मल्टीप्लिकेशन -1 रेज़्ड टू पावर सम ऑफ द पोजीशन वैल्यू। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो 1 + 1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है तो 2 + 3, ये आपको लिखना है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक डिटरमिनेंट है। आपको कहा जा रहा है कि C12 निकालिए। C12 का मतलब है -1 के ऊपर 1 + 2 पावर लिख दीजिए और इसका मल्टीप्लाई माइनर के साथ कर दीजिए। -1 रेज़्ड टू पावर 3 दैट विल बी -1। और जो माइनर निकालने के बारे में बताया गया तो M12 की वैल्यू होगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 4, 6 और 7, 9। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। डायगोनल एलिमेंट 4 इंटू 9 और 7 इंटू 6 और बाहर आपका -1 है। कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आ जाए दैट विल बी कॉल्ड एज अ कोफैक्टर ऑफ A12। C12 इज द कोफैक्टर ऑफ A12। जो डिटरमिनेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं माइनर एंड कोफैक्टर, अगर इसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया तो अब हम जो है डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बुक्स पे हम देखते हैं कि बुक्स में डिटरमिनेंट की नॉर्मली हम तो बुक स्टडी करते हैं, यहाँ भी डिटरमिनेंट की क्वेश्चन लिखी हुई है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर विल बी अ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर और दैट विल बी यूनिक नंबर
this associated unique number will be determinant of the matrix। तो डेफिनेशन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए हम इसको हाईलाइट कर यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में को जिस यूनिक रियल नंबर से हम एसोसिएट करते हैं उस यूनिक रियल नंबर को ही स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू रियल नंबर तब आती है जब एलिमेंट्स रियल हों। अगर मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू रियल भी आ सकती है, कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है। कैपिटल लेटर्स मैट्रिक्स के सिंबल हैं, कैपिटल लेटर्स के साथ 2 वर्टिकल लाइन लगा दीजिए, वो आपका डिटरमिनेंट का सिंबल हो गया। ABCD मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। स्क्वायर ब्रैकेट की जगह वो वर्टिकल लाइन आप लिख दीजिए, दैट बिकम डिटरमिनेंट। रिमार्क में लिखा हुआ है कि ए के साथ में जो 2 वर्टिकल लाइन है, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कहीं से भी इसको आप ये ना समझें कि दिस इज द मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस की वैल्यू नॉन नेगेटिव वैल्यू आती है, तो इसलिए इसे मॉड ए ना पढ़ा जाए, मॉड ए ना पढ़ा जाए। मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप इसको चैप्टर में बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा है तो आप इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलेंगे, ना कि मॉड ए बोलेंगे। इवेल्युएट दिस, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, सिंपल है। आप जो डायगोनल एलिमेंट्स x एंड x हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो रिवर्स डायगोनल एलिमेंट हैं x+1 एंड x-1 उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए। 3 ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पे जो बुक में बताया जा रहा है कि 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, मतलब 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है टोटल 6 वेज से हम फाइंड कर सकते हैं। ये 6 वेज इसलिए हैं कि हम 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। 6 तरीके से एक्सपेंड करने का मतलब है कि या तो आप रोज़ के अलाउंग एक्सपेंड कर दीजिए डिटरमिनेंट को, या फिर आप कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड कर दीजिए। आगे चल के हम बताएंगे कैसे एक्सपेंड करना है। अगर आप फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंड करते हैं तो ये अलग मेथड होगा, सेकंड रो के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे वो दूसरा मेथड होगा। ऐसे ही आप थर्ड रो के अलाउंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के अलाउंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के अलाउंग भी आप उस डिटरमिनेंट को 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के लिए आपको सिंपली माइनर एंड को फैक्टर आपको मालूम होनी चाहिए। एक्सपेंड करने के लिए आपको माइनर एंड को फैक्टर की जानकारी होनी चाहिए। सपोज़ कि आप किसी डिटरमिनेंट को, और डिटरमिनेंट है, यही एग्जांपल हम ले रहे हैं, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सपोज कर ले रहे हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इस 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे। दिस इज अ फर्स्ट रो, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट अलाउंग टू R1। जब एक्सपेंड करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A, इफ दिस इज अ मैट्रिक्स A, तो डिटरमिनेंट ऑफ A विल बी A11। इस एलिमेंट को हम इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। जो सेकंड एलिमेंट ऑफ द R1 है उसको हमने सेकंड उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, A13 को हमने उसके ही कोफैक्टर C13 से मल्टीप्लाई किया। कहने का मतलब R1 के अलोंग एक्सपेंड करना का मतलब है
कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम उसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, कुछ लोग कोफैक्टर ना लिख के माइनर लिखते हैं, A11 M11, A12 M12, A13 M13। अब इन टर्म्स के बीच में इन टर्म्स का जो साइन होगा उसको विशेष ध्यान रखेंगे। जो पहला साइन है वो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। एक शॉर्टकट तरीका है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। जब आप A11 लेंगे तो प्लस लगाइए, A12 लेंगे तो माइनस लगाइए, A13 लेंगे तो प्लस लगाइए। अब A11 वाले टर्म्स, अब जब A21 लेंगे सेकेंड रो के अबाउट अगर एक्सपेंड करते हैं तो आप माइनस लगाएंगे A21 के लिए, A22 के लिए प्लस लगाएंगे, A23 के लिए माइनस लगाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, कभी ये बना कैसे? जो भी एलिमेंट लेंगे माइनर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कोफैक्टर कैसे आता है, माइनर इंटू -1 रेज़्ड टू पावर सम ऑफ द पोजीशन। -1 के ऊपर i प्लस j होता है। अगर A11 लेते हैं आप तो 1 + 1 प्लस आएगा, और जब A12 लेंगे आप तो -1 रेज़्ड टू पावर 1 + 2 दैट विल बी माइनस। तो एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सभी प्रोडक्ट्स को ऐड कर लीजिए। प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट है उसको लर्न करके रखिए। जीरो सेकेंड कॉलम, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो आपको माइनर आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ने के बाद दैट विल बी 4 6 0 1 प्लस 3। अब 3 के साथ में प्लस आया बिकॉज दिस इज द A13 एलिमेंट। 1 3 1 + 3 जो है 4 होता है, -1 के ऊपर इवन पावर होने में प्लस आएगा, और 3 के बाद उसको उसके माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया। This will be 1 into 5 minus 18 minus 2 into 4 minus 0 plus 3 into 4 3 12 minus 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -13 -8 plus 36। टोटल आपके पास जो आंसर आता है दैट विल बी 15। अब इसी डिटर्मिनेंट को, ये तो R1 के अबाउट या R1 के अलावा हमने एक्सपेंड किया है, आप इसी डिटर्मिनेंट को अदर रो के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो R2 के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक्सपेंड करके आप चेक कर सकते हैं कि वैल्यू सेम है या अलग अलग है। कि जब हम R2 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो A12 इंटू C12 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A13 इंटू A23 इंटू C21, सॉरी A12 ना होके ये दिस विल बी A21। ये इसको मल्टीप्लाई करना है, A21 इंटू माइनर 21, सॉरी कोफैक्टर में 21 होगा, A21 इंटू 21। इससे पहले कौन साइन आएगा? माइनस, क्योंकि 2 और 1 इस पोजीशन का सम करेंगे तो 3 आया। -1 के ऊपर पावर लगाएंगे और पावर तो नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे टर्म के बाद माइनस हुई, माइनस प्लस माइनस। वैल्यू लिया -4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, और जो रिमेनिंग
डिटरमिनेंट बचा दैट विल बी 2 3 3 1। ऐसे ही A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, जो रिमेनिंग डिटरमिनेंट आया 1 3 0 1। -6 A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया, जो माइनर आएगा दैट विल बी 1 2 0 3। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। टू ऑर्डर के लिए हम डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई माइनस और इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और ये हमारा कैलकुलेट होके जो आंसर आता है -4 इंटू 5 टोटल 28 प्लस 5 माइनस 18 इक्वल टू 15। ये वैल्यू वही है जो R1 के अलॉन्ग एक्सटेंड करने पे आई थी वैल्यू। इससे कंफर्म होता है कि किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया जाए डिटरमिनेंट की वैल्यू यूनिक होती है। ऐसे ही आप किसी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करें और आप देख लें कि वैल्यू यूनिक है कि नहीं है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स लीजिए और उसको उसी को फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए। अब इसमें एक नोटिंग पॉइंट ये है कि अगर हमने एलिमेंट लिया फर्स्ट रो का A11 A12 A13 लिया, और इसका जो मल्टीप्लाई हम करेंगे वो सेकेंड रो के एलिमेंट के को फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, A11 फर्स्ट रो का एलिमेंट है और हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं C21 से कर रहे हैं, जबकि C21 इज द को फैक्टर ऑफ A21। ऐसे ही A12 ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, जबकि C22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट का को फैक्टर है। तो ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट R1 के हैं, जबकि तीनों को फैक्टर जो है दीज आर द को फैक्टर ऑफ R2, दीज आर द को फैक्टर ऑफ R2। अब इनकी जो वैल्यू का ये जो सम आएगा दिस विल बी ऑलवेज 0। एलिमेंट आप फर्स्ट रो के लीजिए और को फैक्टर आप सेकंड रो के लीजिए, और उनको जब मल्टीप्लाई करो एलिमेंट इंटू को फैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू को फैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू को फैक्टर,
किसी रो के एलिमेंट को किसी अनदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जब आप सम करेंगे तो ये जो सम का आंसर आएगा दिस विल बी 0, ऑलवेज 0। एलिमेंट फर्स्ट रो के हैं, कोफैक्टर सेकंड रो के हैं, इसलिए आंसर 0। एलिमेंट फर्स्ट रो के लीजिए, कोफैक्टर थर्ड रो के लीजिए, आंसर 0। बुक में देखते हैं कि ये बता रहे हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट बड़े से बड़ा डिटरमिनेंट को उसको एक्सपेंड करने का सबसे इजीएस्ट मेथड यही होगा कि आप जो है डिटरमिनेंट को उसी रो या उसी कॉलम पे लॉन्ग एक्सपेंड करें which row and which column contain maximum number of zeros। जो भी रो या जो भी कॉलम सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीरो होल्ड करता हो आप उसे डिवाइड करते समय ध्यान रखें कि फर्स्ट रो के अबाउट अगर एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट रो के साथ में प्लस, सेकंड टर्म के साथ में माइनस, सेकंड रो अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ में माइनस, सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस, थर्ड के साथ माइनस, ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहेगा प्लस, थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ में, थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट प्लस, थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट प्लस, तो सीक्वेंस है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, चेक करते हैं। इसलिए इसका ये पहला क्वेश्चन, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। थर्ड क्वेश्चन आपको शो करना है कि 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा या नहीं होगा। नाउ एग्जांपल 4.1 क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट ऑफ 2। अब एलिमेंट्स में रहेंगे 2 तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम 4 फाइंड करेंगे। 4 इंटू डिटर्मिनेंट 1 2 4 2। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल है। डायगोनल एलिमेंट्स 2 माइनस रिवर्स 8, दिस बिकम 4 इंटू 6 24। This is the right hand side value, this one is the left hand side value, both value are equal, that's why this is verified। क्वेश्चन नंबर 5 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट था, उसको इवेल्युएट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं
कि ये जो इफ़ x टू 8x, ये जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू डिटर्मिनेंट 6 टू 18 6, x टू 18 6, राइट साइड में x टू 18 6। बच्चा क्या करता है, सीधे सीधे x इक्वल टू 6 लिख देता है। वो डिटर्मिनेंट ना देख के वो इसे मैट्रिक्स समझता है। वो देखता है कि यहाँ भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से x की वैल्यू 6 आ रही है और जो 2 पोजीशन पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं, फिर भी x की पोजीशन 6 आती है। तो आंसर x इक्वल टू 6 बताता है, क्योंकि वो दोनों साइड को मैट्रिक्स समझता है और बीच में इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, तो इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। जबकि हमें यहाँ पे मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना है, देखो सॉरी डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना है। दोनों डिटरमिनेंट हैं, x टू 18x हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ऐसे ही राइट साइड वाला डिटरमिनेंट भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। गलती जो कंपेयर करने की है x इक्वल टू 6 वो हम नहीं करेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 36, ऐसे ही राइट साइड में 6 इंटू 6 36 माइनस 36, दिस बिकम 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू आती है प्लस माइनस 6। तो यहाँ पे x का आंसर आता है प्लस माइनस 6, दैट इज़ ऑप्शन बी। बुक में ऑप्शन बी है और बच्चा जो है गलती से x इक्वल टू 6 प्रैक्टिकल लगा के चला आता है, क्योंकि वो मैट्रिक्स समझ से कंपेयर करता है और फिर जब वो क्वेश्चन गलत होते हैं, नंबर कम आते हैं, तो वो कहता है हम तो सही करके आए थे। कोई नहीं देखता कि उसने मिस्टेक करी। ओके, थैंक यू।